उन लोगों का जो ग्रेटिट्यूड, उनकी आंखों में, उनके हाव भाव में, उनके इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड रहता है ना, वो उससे दिल भर आता है। उ- इतना अच्छा लगता है ना। और उन लोग का वो थिंक कि हम लोग के लिए कोई सोचता भी है, कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सोचता है हम लोग, आता है हमारे पास हमारी हालचाल पूछने। उतना ही उन लोग के लिए इतना ज्यादा है कि क्योंकि उन लोग के साथ कोई करता नहीं। और उन लोग, हम लोग ऐसी ऐसी जगह में जाते हैं, नक्सल अफेक्टेड एरियाज, तो हमारे बहुत नक्सल अफेक्टेड एरिया में मेरे घर वाले सब परेशान कि 10 रात के 10 बज रहे हैं, अभी तक लौटी नहीं है। और सब, और मेरे को कॉल किया गया कि क्यों, कहाँ हो तुम, अभी तक क्यों वहीं पर हो। और वो लोग ना, हम लोग जहाँ जाते हैं रिमोट एरिया सब में, ये लोग रोड वो सब बनने नहीं देते हैं, क्योंकि सब एंटी ये हैं उसके सारे नक्सल लोग। हम्म। तो लेकिन वैसे वैसे एरिया में गए हुए हैं, लेकिन ऐसा भगवान की दया से ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। लेकिन सब लोगों, बाद में जब बताया लोगों ने, तो मेरे को भी डर लगना शुरू हुआ। नमस्कार, हेलो, वेलकम बैक टू गुड वाइब शो। आज हमारे साथ एक बेहद इंस्पायरिंग शख्स हैं जिनका डेडिकेशन और पैशन अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की मदद करने में सबसे आगे है। डॉक्टर गीता गुप्ता हेल्थ केयर और समाज सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल हैं और उनका सफ़र हम सब के लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर गुप्ता प्रवासी अलुमिनाई निःशुल्क की को फाउंडर हैं, जो 2020 से बिहार और झारखंड में फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है, जो बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सहयोग से और भी ज़्यादा मजबूती के साथ काम कर रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान डॉक्टर गुप्ता और उनकी टीम ने टेलीमेडिसिन के जरिए भारत में 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज किया और यूएस में वैक्सीन शॉट्स भी एडमिनिस्टर किए। हेल्थ केयर के अलावा डॉक्टर गुप्ता इंडियन अमेरिकन बच्चों को गुरुकुल ऑफ श्री सिद्धि विनायक टेम्पल इन टॉम्स रिवर के द्वारा भारत की कल्चर के बारे में सिखाती हैं और रांची में आशा आश्रम के जरिए अनाथ बच्चों की मदद भी करती हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर गीता गुप्ता का। नमस्ते गीता जी, वेलकम टू गुड वाइब शो। नमस्ते वंदना जी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर गुड वाइफ शो। थैंक यू। तो गीता जी, शुरुआत करते हैं आपके रांची के दिनों से, जो उस वक्त बिहार का हिस्सा था। तो हमें अपने घर के माहौल के बारे में कुछ बताइए। आपका बचपन कैसा बीता? आपके परिवार में कौन कौन थे? मेरा बचपन बहुत ही अ, अच्छा, खुश खुशनुमा था। वो, हम 7 बहनें थी और सबसे बड़ी मैं। और मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था। वही हमारे फादर तो थे ही, भाई भी, दोस्त भी वही थे। और हमारी माँ हाउस वाइफ थी। उन्होंने हम लोगों को फ्री छोड़ दिया था एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए। और हम लोग को कभी घर का कुछ नहीं करना होता था। और माँ ने हमेशा हमें, हम लोगों को जमीन से जोड़े रखा। और पिता ने हम लोगों को आसमान में उड़ने के सपने दिखाए। उन्होंने थ्रू एजुकेशन, दैट यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड थ्रू एजुकेशन। और उन्होंने हमारे घर में मेरा जो अभी करंट अफेयर्स वाली जो मेरी फेवरेट, मेरा अलग एक फेवरेट है मेरा, वो उन्हीं का दिया हुआ है। वो जब हमेशा हमारे घर में पराग आया करता था, बच्चों का मैगजीन था। और धर्मयुग जो, जिनके संपादक थे धर्मवीर भारती, उनकी वाइफ पुष्पा भारती, और उनमें, और फिर इलस्ट्रेटेड वीकली और वीकली मैगजीन, फिर ये दिनमान, जो कि हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन जिनके संपादक थे, उनकी उनकी हिंदी बहुत पसंद आती थी मुझे। और वो और भी सब तरह के न्यूज़पेपर, इंग्लिश, हिंदी, स्टेट्स, हम्म। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब। और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हमेशा पढ़ने के लिए देते थे। और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे, हिस्ट्री जानने का। और ये जो भी करंट अफेयर्स था उस समय हमारे लिए, हम स्कूल में 60s की बात बता रही हूँ, 60s एंड लेट 60s अर्ली 70s में, उस समय हम लोग अमेरिका के बारे में हर न्यूज रखते थे एज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। एंड दिस इज अनदर वन इज ये
इजराइल और पैलेस्टीनियन वॉर जो कि कब से चला आ रहा है, तो उसमें, और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, सब में मेरे को इंटरेस्ट था, जानने जानने का इंटरेस्ट था क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो सब की बुक लाके मुझे दिया करते थे। एक जैसे कि अभी रिसेंटली एक मेरा एक जर्नलिस्ट नेफ्यू है जो NYU से जर्नलिज्म कर रहा था, तो उसने बोला कि मैं ये डोमिनिक लैपियर एंड लैरी कॉलिंस की, फ्रेंच ऑथर हैं जो, उनकी बुक पढ़ना चाहता हूँ। तो हम बोले कि मैंने पढ़ी हुई है उसकी दो बुक, एक फ्रीडम एट मिडनाइट और दूसरी है इज पेरिस बर्निंग। तो उसका, तो उसको उसको शॉकिंग लगा। बोलता है कि आज तक हमने किसी को नहीं सुना, वो भी एक लेडी को, जो फ्रेंच ऑथर की बुक सब पढ़ती हैं। तो उसकी एक्चुअली बहुत अच्छी अच्छी बुक सब भी है, उस ओ जेरूसलम है, वो सब पढ़ने का मन है, और भी बहुत है। तो खैर, तो वो सारी अच्छी बुक्स पढ़ने का, करंट अफेयर्स के बारे में इंटरेस्ट रखने का, वो मेरे पिता की दी हुई देन है। और तो इसलिए हमेशा उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, उसके बावजूद हम लोग की अपनी दुनिया थी, जिसमें मेरे माता पिता थे और मेरी बहनें थी और फ्रेंड्स थे, स्कूल था, बस यही हमारी दुनिया थी। और बस इसके सिवा और हम और किसी चीज की गुंजाइश नहीं थी, इसी में हम लोग बिजी रहते थे। उस समय ना सोशल मीडिया था, ना उस समय मोबाइल फोन था। तो हम लोग खेल के नाम पर सब आउटडोर गेम्स होते थे, आउटडोर खेल होता था। और हमेशा से इतनी जगह बिहार की सब छोटी छोटी जगहों में रही हुई हूँ, पूर्णिया, कटिहार, हम्म। और तो ऐसी जगहों में, वहाँ के सबके गर्ल्स स्कूल में, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स में पढ़े हुए, फिर वुमेन्स कॉलेज में, फिर वुमेन्स कॉलेज के बाद सीधे मेडिकल कॉलेज। तो वो सिर्फ पढ़ाई का, और मेरे फादर का ये मानना था कि अगर अपनी सबसे बड़ी को, इंजन को ठीक कर दिया, उसको सही रखा, तो बाकी डब्बे खुद अपनी जगह पे आ जाएंगे बस। तो इसलिए मेरे पर ही पूरा ध्यान दिया उन्होंने, और पूरा सारी जो जितनी यातना सब मुझे ही झेलनी पड़ी। बाकी लोग के साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो वो ऐसा था हम लोगों का। और एक हम लोग बहनों के बीच में एक इतनी अच्छी बॉन्डिंग हम लोग की हो गई कि हम लोगों ने बहुत क्लोजली साथ रह के हम लोग बड़े हुए, और उस एनवायरनमेंट में। तो और सब लोगों ने अच्छा किया। और कोई डॉक्टर नहीं बनी, बट सब लोगों ने अच्छा किया। कोई पुलिस ऑफिसर, DIG, इधर जनरल मैनेजर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तब इधर प्रोफेसर इन ये यूनिवर्सिटी। तो सब सब लोगों ने अच्छा किया। और क्या बात है। हाँ, तभी तो अपनी बड़ी बहन से सीख करके अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। हाँ, सब अच्छा कर रही हैं। तो तो वो सब हमारे पिताजी, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनका ही विजन है, और उन्हीं उन्हीं से पूरी हम लोग की लाइफ बनी इस तरह से। बहुत खूब। तो क्या आपने बचपन में ही सोचा था कि बड़े होकर डॉक्टर बनना है? ये भी उन्हीं की थी। कभी उस समय इंडिया में पेरेंट्स, खास करके हमारे समय में, अब तो उतना नहीं है जितना पहले था, कि अपने बच्चों को वो डॉक्टर, इंजीनियर और ये IAS ऑफिसर, इस यही उनकी इच्छा रहती थी कि इसी में से कुछ बने। और तो मेरे मेरे पिता ने कहा कि तुम डॉक्टर बनो। तो मेरे दिमाग में वही था। फिर अपना टेस्ट दिया, उसमें कंपटीशन टेस्ट दिया, उसमें हो गया। तो फिर वैसे ही MD कंपटीशन में टेस्ट दिया, हो गया। तो जब हो गया सब कुछ, बिहार गवर्नमेंट में हम लोग को फ्री पढ़ाया। तो इसलिए होता चला गया। अगर नहीं होता कंपटीशन में, तब मेरा करियर कुछ और होता। क्या करियर होता फिर आपका अगर आप डॉक्टर नहीं बनती तो? तो मैम जरूर लिटरेचर, हिंदी की तरफ जाते हैं।
हिंदी लिटरेचर, क्योंकि मेरा हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। मतलब हिंदी में किसको मार्क्स आता है इतना? 75% से, उस समय के जमाने में, 70s में 68 69, उस समय हाई स्कूल में थे, तो वो उस समय मेरे हिंदी में 75, तो हम सोचे थे, और मेरे को इंटरेस्ट भी था। तो अगर इसमें नहीं होता तो हम वही हिंदी के प्रोफेसर बनते कोई यूनिवर्सिटी में। क्या बात है, आपको ट्रैवल, लिटरेचर, काफी करंट अफेयर्स, काफी डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट हैं आपके। तो मुझे जहां तक पता है आपको कविताओं का भी काफी शौक है। तो किस तरह की कविता सुनना पसंद करती हैं आप? कविता जैसे जब स्कूल में थे तो वही मैथिली शरण गुप्त और दिनकर और महादेवी वर्मा, इन लोग की बहुत अच्छी अच्छी बुक सब, बहुत कविताएं पढ़ी। लेकिन बहुत वो स्कूल के साथ ही खत्म हो गया। और अभी बाद में जब मैं हायर सेकेंडरी में थी, तो हायर सेकेंडरी का एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से पास किया। तो मेरे फादर ने एक मधुशाला की एक एलपी होती है, वो म्यूजिक रिकॉर्ड, तो वो गिफ्ट में दिया। और उसको मैंने सुनना शुरू किया। तो धीरे धीरे वो इतना अच्छा लगने लगा कि वो याद होता चला गया। तो उसमें तो मधुशाला की, एक्चुअली मधुशाला इज नॉट ओनली एक पोएट्री, बट इस ये है, फिलोसफी ऑफ लाइफ है। तो इसका वो अच्छा लगता है, वो मेरे साथ अच्छा। मधुशाला। मधुशाला श्री हरिवंश राय हरिवंश राय, बच्चन की हाँ, श्री मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन की वो तो मधुशाला। सभी को बहुत पसंद है। उसकी हाँ, कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी? जरूर। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स और मेरे जान पहचान वाले मेरी मधुशाला सुन सुन के बोर हो चुके हैं। तो इसलिए तो मधुशाला अगेन उन लोग का शुरू शुरू हो जाएगा। ठीक है। अ, लाल सुरा की धार लपट सी, कहन इसे देना ज्वाला, फेनिल मदिरा है, मत इसको कह देना उर्का छाला, दर्द नशा है इस मदिरा का, दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं, पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला, दो दिन ही मधु मुझे पिलाकर ऊब उठी साकी बाला, भर कर खिसका देती है अब वह मेरे आगे प्याला, नाजो अदा, नाजो अदा, अंदाजों से अब हाय पिलाना दूर हुआ, अब तो कर देती है केवल फर्ज अदाई मधुशाला, अब तो कर देती है केवल फर्ज अदाई मधुशाला, फर्ज अदाई मधुशाला। बहुत खूब। बहुत लंबा है। काफी लंबा है, लेकिन आपको पूरी अच्छी तरह से याद है और आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत सुंदर गाया। धन्यवाद सुनाने के लिए। तो गीता जी, आपने 1989 में अमेरिका शिफ्ट होने का फैसला लिया। तो कितना चैलेंजिंग था एक नए देश में शिफ्ट होना? ये तो चैलेंजिंग था। 89 में मेरे लिए सीधे रांची से ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क लैंड किया। तो वहाँ बिल्कुल ही बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था मेरे लिए। लेकिन अविनाश ऑलरेडी वहाँ रह रहे थे, लेकिन वो तो अपना बिजी थे अपने काम में। और मुझे लगा कि यहाँ के सिस्टम से हम नहीं कुछ कर सकते हैं। यहाँ बहुत हमेशा नो कॉन्फिड बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि यहाँ के सिस्टम में कुछ भी करने का। तो लैंग्वेज भी एक बैरियर था, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में तो पढ़ाई करते हैं,
MBBS MD सारा कुछ हम लोग के टेक्स्ट बुक सब कुछ इंग्लिश ही होता है, लेकिन कन्वर्सेशनल इंग्लिश में हम लोग कमजोर होते हैं, क्योंकि करते नहीं हैं हम लोग वैसा। तो इसलिए वो थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम था, लेकिन बाद में ठीक हो गया। तो लेकिन अ, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, फिर धीरे धीरे वो दूर हुआ। लेकिन तो भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यहाँ के सिस्टम में एग्जाम दे के और ट्रेनिंग, रेसिडेंसी ट्रेनिंग करके हम इस लाइन में घुसे, अपने प्रोफेशनल लाइन में। मान के रखा था कि हमसे नहीं होने वाला है। फिर मेरे पिता ने कहा कि तुम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तुमने 71 से 89 तक तुमने पूरा इसको दिया है, अपने मेडिकल कॉलेज करियर को दिया है, तो तुम अब घर बैठ जाओगी तो ये तो सही नहीं है। एग्जाम तुमको देना चाहिए, बस पास करो या फेल करो, जो भी एग्जाम दे के देखो। तो हमने किसी तरह से डरते डरते एग्जाम दिया, और लेकिन पास कर गई। तो और फिर दूसरा मेरा, मैं वहाँ रांची में OBGYN की लंबे समय तक, और मेडिसिन से मेरा कोई नाता नहीं था, तो वो भी मेरा चेंज हुआ OBGYN से मेडिसिन में। तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज और चैलेंज था मेरे लिए। लेकिन OBGYN करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो लंबा 7 इयर्स और मेडिसिन 3 इयर्स था ओनली। तो इसीलिए मेडिसिन को चुना। लेकिन एक बार जब काम करना शुरू किया उसमें, और मैं बहुत ही ज्यादा शाई और एकदम बिना कुछ बोलने वाली नहीं, बहुत टाइम लगता था कुछ भी। और ये सब यहाँ यहाँ के सिस्टम के अगेंस्ट था। ऐसे लोग अच्छा नहीं करते हैं यूजुअली, जो बोलते नहीं है ज्यादा और चुप रहते हैं। तो इसलिए उससे मेरे को प्रॉब्लम हुआ। लेकिन फाइनली it comes down to patient doctor relationship. So I have very good bonding with my patients. So patient के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। और यहाँ का सिस्टम और हमारे वहाँ का सिस्टम में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम लोग जो वहाँ टेक्स्ट बुक में पढ़ा करते थे, वहाँ यहाँ पे एक्चुअली यहाँ का प्रोटोकॉल है, यहाँ होता है वैसा ही होता है जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है। तो वो ऐसा है कि धीरे धीरे फिर यहाँ इंडियन पॉपुलेशन भी बहुत है। धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ इस कंट्री का एक ग्रेटनेस है कि यहाँ पर सब तरह के लोगों के लिए जगह है, सब तरह के लोगों के लिए अपना एग्जिस्टेंस बनाते हुए रखते हुए वो लोग यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, थ्राइव कर सकते हैं यहाँ। तो हम लोगों ने मेरा अब तो मेरे को कोई डिफरेंस पता नहीं चलता है कि इंडिया में है कि अमेरिका में है। हम लोगों ने अपना एक इंडिया बना लिया है यहाँ पर। और उसका बस हम लोग, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है वहां से, न रहन सहन, न कपड़े, न खान पान, किसी चीज में चेंज नहीं हुआ है। तो वो अ, इसलिए कोई अब फर्क नहीं पड़ता है। और ये इस कंट्री का ग्रेटनेस ही है, जो ऐसा अलाउ करता है सब चीज करने के जी लिए। बिल्कुल। आप हम्म। अमेरिका में, आपको आज़ादी है कि आप अमेरिका में रह सकते हो, लेकिन इंडियन बन के रह सकते हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा। वैसे आपने भी बात की कि अमेरिका में सभी इंडियन बनकर रहते हैं, इंडियंस, और आपने तो बिल्कुल इंडिया जैसा काफी कुछ यहाँ किया हुआ है। तो जैसे मुंबई में जो सिद्धि विनायक मंदिर है, वो आप हम्म। USA में बिल्कुल वैसा ही मंदिर बनवाया है। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, ये विचार कैसे आया मंदिर बनवाने का? अच्छा। तो हम लोगों ने यहाँ हमारा टॉम्स रिवर बहुत छोटी सी इंडियन कम्युनिटी है, जिसमें डॉक्टर है, एवरी 5 डॉक्टर में एवरी 5th डॉक्टर इज एन इंडियन डॉक्टर। तो हम लोगों का यहाँ काफी इंडियन डॉक्टर लोग भी हैं। तो सब लोगों के कंट्रीब्यूशन से हम लोगों ने डिसाइड किया एक मंदिर बनवाने का, क्योंकि आसपास कोई मंदिर नहीं था। तो क्योंकि मेरे लिए मंदिर सबसे बड़ा उसका रीजन है कम्युनिटी कनेक्ट। आप उससे, पूरे कम्युनिटी से आप कनेक्ट हो सकते हैं। एक वैसी जगह है जहां आप दुख सुख इवेंट, कोई भी फेस्टिवल, हर चीज में आप लोग कम्युनिटी के सारे लोग वहां जमा हो सकते हैं। तो इसलिए वो जरूरी था। और कम्युनिटी के मंदिर के थ्रू आप इतनी सारी सोशल और कम्युनिटी वर्क सब कर सकते हैं,
जैसे हम लोग का एक गुरुकुल चलता है मंदिर के थ्रू, बच्चों का, यहाँ के बच्चों के लिए इंडिया का कल्चर एंड हेरिटेज इतना इम्पोर्टेंट है उन लोग के लिए जानना, तो वो सब हम लोग करते हैं। बच्चों को बताते हैं इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में। और ये एल्डरली लोग उनके जो जैसा वैसा जिनको पूजा पाठ करना है उनके लिए है, जिनको भजन कीर्तन उनके लिए भी है, जिनको गुरुकुल बच्चों के लिए सब है, वहाँ योगा भी होता है वहाँ पर। हम लोग का इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट होते हैं, तो इसमें हमेशा कम्युनिटी वहाँ मिलती रहती है। तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी कनेक्ट मंदिर के थ्रू हम लोग कर पाते हैं। तो इसलिए, जी। और वहाँ के सिद्धि विनायक ने हमें मूर्ति डोनेट की है, वही सेम वहीं के रेप्लिका की अच्छा। तरह। और हम लोग सारा कुछ वहीं का, प्रभा देवी मुंबई का तरीका सब फॉलो करते हैं। उसके थ्रू हम लोग कभी कभी मेडिकल कैंप भी उसमें कर लेते हैं, जैसे जिनके मंदिर पास, में। हाँ, मंदिर में इंश्योरेंस नहीं है, जिनका, या जो पेरेंट्स इंडिया से आए हुए हैं उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, बहुत से जिसको जिसको जरूरत है वहां पर हम लोग कैंप भी कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका में तो बिना इंश्योरेंस के आपको कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं मिल सकता। हाँ, नहीं मिलता उनके लिए है। काफी हेल्पफुल होगा जो बिना इंश्योरेंस के आप लोगों की हेल्प करती हैं। हाँ, नहीं, वैसे भी हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं कम्युनिटी के लिए, कोई भी उन लोग का मेडिकल प्रॉब्लम है कुछ है उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अच्छा। तो ये सिद्धि विनायक मंदिर की मूर्ति के बारे में जैसे आपने बताया कि वो बिल्कुल रेप्लिका है मुंबई की सिद्धि विनायक मंदिर के जैसा, तो वो क्या मूर्ति आपने वहीं से मंगवाया था? हाँ, उन लोगों ने ही वहाँ उसी का रेप्लिका बनवा के डोनेट किया था हम लोगों को। वहाँ के ट्रस्ट ने, जो सिद्धिविनायक ट्रस्ट के एक ट्रस्टी हैं, उन्होंने ही शुरू किया था, और वहाँ का पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पे करवाया था। और जहां तक मैंने सुना है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हमारे कैप्टन कूल धोनी भी शामिल हुए थे। और जहां तक लोग उनके बारे में जानते हैं, उन्हें ज्यादा पब्लिक अपीयरेंस पसंद नहीं है, वो इस तरह के इवेंट्स अटेंड करने से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। तो उन्हें कैसे लाया आपने इस इवेंट के लिए? एक्चुअली कॉमन लिंक है एक, धोनी और हम लोग के बीच रांची एक बहुत बड़ा लिंक है। रांची, वो भी रांची प्रेमी है, हम लोग भी बहुत ज्यादा रांची प्रेमी हैं, रांची से अलग होने के बाद भी। तो वो एक हमारी नीस नीस के हस्बैंड है, वो पॉलिटिक्स में है, वो उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं धोनी। और क्योंकि एक बार कहीं मैंने देखा भी था, सुना था कि वो धोनी ने कहा था कि फुटबॉल इज माय फर्स्ट लव। तो उसको जब भी रांची जाते हैं उनके साथ खेलने जाते हैं फुटबॉल, ये फुटबॉल गेम। तो उनका वही उन्होंने ही वही उनको ला पाए, नहीं तो यूजुअली वो जुलाई अगस्त इस महीने में कुछ दिन के लिए आते हैं यहाँ धोनी, गोल्फ खेलने के लिए। तो वो आने वाले थे, तो हम लोगों ने मंदिर से उनको रिक्वेस्ट किया कि एक दिन हम लोग को दीजिए मंदिर के लिए। तो उन्होंने दिया, उनके चलते ही, जो हमारे मीस के हस्बैंड थे उनके फ्रेंड, उन्होंने ही उनको मनाया। तो उन्होंने दिया एक दिन, बट कुछ शर्तें रखी कि आप मेरा कोई पब्लिक इवेंट नहीं करेंगे, आप ज्यादा भीड़ नहीं जमा करेंगे, और बहुत सारा हुआ। और उसको, तो हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया कि हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो वो आए, पूरे दिन भर रहे हमारे घर में, और मंदिर मंदिर गए, मंदिर में करीब डेढ़ डेढ़ घंटे पुजारी जी ने उनसे उनसे पूजा कराई। तो और उसके बाद में जब वो आए हमारे घर, तो मैंने ही दरवाजा खोला था और देखा एक ब्लू जीन्स में टी शर्ट और हवाई चप्पल में खड़े थे वो। तो मेरे मुंह से पहला ही वही निकला कि अरे आप हवाई चप्पल पहन के क्यों आए हैं? तो लेकिन वो मंदिर जाना है ना। तो बस एकदम लगा ही नहीं कि, मेरे को लगा इतना इंस्टेंट कनेक्शन हुआ उनसे, अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, लगा ही नहीं कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी है वो। और बिल्कुल ग्राउंडेड, और जितने देर घर में रहे, मेरे घर में बहुत सारे, जितने भी मना करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे जमा थे वहाँ,
कोई प्रिंसटन का में पीएचडी कर रहा था, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमबीए कर रहा था, कोई इसमें एनवाईयू में लॉ का मास्टर्स कर रहा था, और कोई ये ऑलरेडी मेडिकल रेसिडेंसी कर रहा था। इस तरह के मेरे घर में ये सब बच्चे हमेशा आते रहते हैं। तो वो बच्चे सब, वो लोग जमा थे सब। तो तो उन लोग के साथ लेकिन धोनी ने बहुत एंजॉय किया। हम लोग सब नीचे टेबल टेनिस भी खेला, और साक्षी भी आई थी, साक्षी ने भी काफी एंजॉय किया। तो उन लोग का दिन भर का यहाँ का एक बहुत ही हम्म। यादगार और बहुत बहुत ज्यादा क्या बोलूं मैं उनका। बिल्कुल, बहुत ही यादगार रहा होगा वो दिन, और वो बहुत तो बहुत यादगार ही है। हम्बल और डाउन टू अर्थ इंसान लगते हैं। एकदम डाउन टू अर्थ। और उनसे हम ऐसे भी मिलने की कोशिश करते हैं, वो जब भी आते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं, कभी मिल पाते हैं कभी नहीं मिल पाते हैं। तो वो जब भी मिलते हैं तो बहुत देर तक बात होती है। हम लोग का कॉमन टॉपिक रहता है रांची। रांची, उसको रांची बहुत प्यारा है, हम लोग को भी बहुत प्यारा है। बस वो एक कॉमन कनेक्शन है दोनों के बीच। तो गीता जी, सिद्धि विनायक मंदिर का आपने निर्माण करवाया है, और तो आपसे जानना चाहूंगी कि आप पूजा पाठ में कितना विश्वास रखती हैं, और धर्म के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप कितनी रिलीजियस हैं? मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ। और रोज एक्चुअली मेरा दिन शुरू होता है, वो मेरा अपने घर में छोटा सा मंदिर है, उसमें प्रणाम करके, और रात में सोने के पहले भी प्रणाम करके सोती हूँ। गायत्री मंत्र रोज बोलती हूँ, और मृत्युंजय जब वो मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र जी। बोलती हूँ। लेकिन रिचुअल्स, पूजा पाठ, इस सब में इतना मेरा विश्वास नहीं है उस सब में। बस भगवान से कनेक्शन का मेरा अलग ही अलग है, काम के थ्रू, अच्छे काम करके, लोगों के थ्रू। तो मुझे लगता है कि वो भगवान की पूजा के समान है। जैसे आपको एक याद आता है हमेशा, एक हाँ हाँ। वो बोलने का मन करता है मेरे को। वो एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए, तो हमेशा जाते रहते हैं। तो उन्होंने जानना चाहा कि आपके प्रिय कौन है, सबसे ज्यादा प्रिय आपके भक्त कौन है। तो नारद मुनि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हीं को बोला जाएगा, कि वो बोलेंगे कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, वो एक्सपेक्ट करते थे ऐसा। लेकिन तो भगवान विष्णु ने बोला कि ठीक है, तुम पहले मेरा एक काम करो, और उसके बाद तुमको हम इसका आंसर देंगे कि कौन मेरे प्रिय हैं। तो हम्म। उन्होंने एक ये दिया, एक फुल कप ऑफ वाटर था, उसमें पूरा पानी भरा हुआ था, पूरा ऊपर तक, एक कप में। बोला कि इसको लेके तुम पूरा दुनिया का भ्रमण करके आ जाओ। तुम तो करते ही रहते थे भ्रमण, तो इसको कप को लेके, और बिना छलकाए, पानी छलकाए, तुम पूरा भ्रमण करके आओ। तो वो करके आए, बिना पानी छलकाए, बिना पूरा भ्रमण करके। तो विष्णु जी ने पूछा कि तुम्हारा पानी बिल्कुल नहीं छलका, और फिर पूछा कि तुमने कितनी बार मुझे याद किया। तो उसने ये नारद जी ने बोला, आपको एक बार भी याद नहीं किया, पूरा ध्यान मेरा इसमें था, ये पूरा पानी ना छलके उसके लिए पूरा ध्यान था। हम्म। देखिए सोचो, मेरे जो भक्त हैं वो कॉमन मैन लोग हैं, जो लोग अपना रोज की ड्यूटी करते हैं, रोज की इतनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, काम करते हैं, और तब भी वो लोग जरूर एक दो बार मेरा नाम ले लेते हैं उन लोग। तो वो लोग मेरे बहुत ज्यादा प्रिय हैं, वही लोग मेरे प्रिय हैं। तो वो लोग कोई बैठ के पूजा पाठ या भजन कीर्तन या कुछ वैसे कर्म कांड कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग अपने काम के थ्रू भी के बीच में भी हमको याद कर लेते हैं। और देखो, तुमने एक बार भी याद नहीं किया, तुमको एक काम पकड़ा है तो तो फिर नारद जी को उनका जवाब मिल गया। तो वही मेरा है कि हम अ, अच्छे काम करके ही भगवान की पूजा करने का रहता है। जैसे मंदिर भी है, तो मंदिर के थ्रू अच्छे और कितने अच्छे काम हो सकते हैं। और जैसे जब कोविड में वैक्सीन का समय आया, तो हम लोगों ने हम्म। मंदिर के थ्रू वैक्सीन दिलाया, उनको मेडिकल कैंप किया। और अभी करने वाले हैं संडे को, अगले संडे को। तो अ, तो मेरा धर्म और मंदिर और रिलीजियन और सबका
यही व्यू है मेरी तरफ से। और ये जो सही है कि आ, ये आपको बुरे समय में बुरे काम को झेलने की, उसको फेस करने का, उसको सॉल्व करने का एक स्ट्रेंथ देता है। ऐसा तो भगवान से आप नहीं मांग सकते हैं कि हमको कभी कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, फेलियर नहीं, कुछ मत दो। ऐसा तो आप नहीं मांग सकते हैं। तो लेकिन हम यही मानते हैं कि शक्ति दो, सब कुछ सहन करने की, सब कुछ, और उससे अपने को सीखने की और बेटर बनाने की। तो भगवान से ये आप जरूर मांग सकते हैं। और सचमुच आपका अगर फेथ है, विश्वास है, तो भगवान देते हैं, ऐसा करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत ही रोचक कहानी थी नारद जी की। अ, बिल्कुल, धर्म के साथ साथ कर्म भी करना पड़ता है और मुझे लगता है कि भगवान को याद आप कभी भी कैसे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि यस। आप मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने बैठ कर ही पूजा करनी है। और आप तो अपने कर्म के द्वारा इतने लोगों की हेल्प कर रहे हो। लोगों का जो इलाज करते हैं डॉक्टर, हम उन्हें ही भगवान मानते हैं। और आप तो निःशुल्क इलाज कर रही हैं, बिल्कुल सेवा भाव से, तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है। नहीं, तो हमको बदले में सब जो चाहिए वो मिलता है। तो जिनके लिए हम लोग जाते हैं, हम्म। उन लोगों का रिस्पांस देख करके, उन लोगों का जो ग्रेटिट्यूड, उनकी आंखों में, उनके हाव भाव में, उनके ग्रेटि इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड रहता है ना, वो उससे दिल भर आता है। उ- इतना अच्छा लगता है ना। और उन लोग का वो थिंक कि हम लोग के लिए कोई सोचता भी है, कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सोचता है हम लोग, आता है हमारे पास हमारी हालचाल पूछने। उतना ही उन लोग के लिए इतना ज्यादा है कि, क्योंकि उन लोग के साथ कोई करता नहीं। और उन लोग, हम लोग ऐसी ऐसी जगह में जाते हैं, नक्सल अफेक्टेड एरियाज। तो हमारे बहुत नक्सल अफेक्टेड एरिया में मेरे घर वाले सब परेशान कि 10 रात के 10 बज रहे हैं, अभी तक लौटी नहीं है। और सब, और मेरे को कॉल किया गया कि क्यों, कहाँ हो तुम, अभी तक क्यों वहीं पर हो। और वो लोग ना, हम लोग जहाँ जाते हैं रिमोट एरिया सब में, ये लोग रोड वो सब बनने नहीं देते हैं, क्योंकि सब एंटी ये हैं, उसके सारे नक्सल लोग। हम्म। तो लेकिन वैसे वैसे एरिया में गए हुए हैं, लेकिन ऐसा भगवान की दया से ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। बहुत ही हिम्मत वाली हैं आप, मानना पड़ेगा, बहुत ही बहादुर। वही ना, बाद में सोचने से डर लगता है, लेकिन उस समय कुछ पता नहीं चला। तो ये पैशन ही है जो ये ऐसा करता है। लोग बोलते हैं कि क्या इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, इतना हम्म। ये सब क्या मिलता है तुमको, लेकिन वो हम ही फील कर सकते हैं जो हमको मिलता है। तो बोले मेरे को जो चाहिए वो मिलता है, इसलिए ठीक है। आपको आत्मिक संतोष मिलता है लोगों की बहुत सेवा करके। बहुत अच्छा लगता है। जिन लोग, जिनके लिए कोई कुछ नहीं करता है, उनके लिए थोड़ा भी कुछ कर पाते हैं तो। गीता जी, आपको ह्यूमन बिहेवियर फिलॉसफी इसमें भी काफी रुचि है और मैंने सुना है काफी लोग आपको जो जानते हैं वो आपसे रिलेशनशिप एडवाइस लेने आते हैं। तो आप उन्हें कैसे एडवाइस करती हैं और उनका रिस्पॉन्स क्या होता है? जो भी प्रॉब्लम लेके आता है ना, वो हम्म। आपसे सपोर्ट लेने के लिए आता है, आपकी बात सुनने के लिए नहीं आता है वो। जी। आप उसको बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज है, एरोगेंस है, ईगो है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम उम्र होती जाती है हमारी, और हम अचीव करते रहते हैं इतना सब कुछ, तो हमारे में एरोगेंस भर जाता है, ईगो भर जाता है। और कंपटीशन कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों, कैसे नहीं है। और चाहे हर चीज में, वेल्थ में, हर चीज में कंपटीशन और ईगो। तो आप उसको कितना भी सही बात बताओ ना, नहीं सुनते हैं। इतना स्ट्रांग वो सब है ना, हो जाता है सब लोगों में, कि वो एरोगेंस और ईगो के चलते वो लोग बात नहीं सुनते हैं, इसीलिए कुछ कुछ काम नहीं आता है। तो सब वो वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन में होता है। एग्जैक्टली, सपोर्ट चाहते हैं वो लोग, जो कर रहे हैं उसको सपोर्ट चाहते हैं। तो हम बोले नहीं, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम इसको ऐसे नहीं, क्यों, क्यों हम करें, क्यों वो दूसरा नहीं करेगा। तो उन लोग का वही ईगो का प्रॉब्लम है, और इग्नोर एरोगेंस है, और क्या। तो गीता जी, अब मैं प्राण के बारे में बात करना चाहूंगी। प्राण इनिशिएटिव जो बिहार और झारखंड के रूरल एरियाज में लोगों की इतनी सहायता करता है, तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली?
2018 में जब मेरे दोनों नी रिप्लेसमेंट हुए, तो मेरे बेटे ने कहा, जो कि खुद सर्जन है, उसने बोला कि अब आप काम कम कर दीजिए और आपकी पूरी लाइफ मेरे और डैड के अराउंड घूमी है, तो अब उसको, अब आप, आपका जो भी पैशन है वो आप करिए। तो और यहाँ काम कर करके, तो मैंने सोचना शुरू किया कि क्या मेरा पैशन है। मैं अपने मेडिकल कॉलेज और अपने इंस्टीट्यूशन से बहुत ज़्यादा लगाव है, बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने लाइफ के सबसे कीमती और सबसे मीनिंगफुल टाइम वही बिताया है। 1971 टू ऑलमोस्ट 1989 टिल आई केम हियर। तो वो अ, और उसको कुछ बहुत ग्रेटिट्यूड के रूप में कुछ करना चाहती थी उसके लिए, उसी ने मुझे इस लायक बनाया। एमबीबीएस, एमडी, और वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो बिहार गवर्नमेंट का वो देन थी। तो उसके बाद फिर अम, अ, तो उसी के रूप में लौटाना चाहती थी। तो हम लोगों जब 2019 में इंडिया गई, और हर साल जाया करते थे हम, तो जी। वहाँ हमारे एक लाइक माइंडेड और भी हमारे कॉलेज के ही थे, उनकी भी यही ऐसी ही सोच थी, जिसमें हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका पहला शुरू ही बात होती है उससे कि नेम फेम मनी और से के लिए नहीं है ये, और इसमें पूरे निस्वार्थ भाव से इसमें काम करना है, और ये कोई पॉलिटिकल कनेक्शन इसका नहीं होना है, और इसका कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं किसी को उठाने लेना है। और और हम लोगों ने सोचा एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, देखें कैसा रिस्पॉन्स आए। तो वहाँ रांची क्लब नया नया बना था, बरियातू में, रांची। तो वहाँ पे अ, उन लोगों ने हम लोग को जगह दी शुरू करने के लिए। तो हम लोग लगातार फरवरी एंड मार्च, 3 वीक्स कंटिन्यूअस, 2020 में हम लोगों ने वो पायलट प्रोजेक्ट किया। बहुत अच्छा रिस्पांस आया अपने कंट्रीब्यूशन से। हम लोगों का था उसमें पेशेंट देखना और मेडिकल पूरा लैब्स करना, रेडियोलॉजी, और जिस भी टेस्ट की जरूरत हो, हम लोगों ने लोकल रेडियोलॉजी वालों से और इधर लैब वालों से रिक्वेस्ट करके डिस्काउंटेड प्राइस पे उन लोगों से बात की। फिर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज और सदर हॉस्पिटल वहाँ के लोगों से बात की कि अगर रेफर करने की जरूरत हो तो हम लोग वहाँ कर सकते हैं। तो वो सारा बैकग्राउंड बनाया, जहाँ सब करने के बाद फिर कुछ दवा खरीद, कॉमन दवाएं खरीदी, और उसके साथ हम लोगों तीनों ने मिलकर शुरू किया लगातार, सुबह 10 से 6 बजे शाम तक। तो नेचुरल अच्छा रिस्पांस आया। लेकिन फिर हम लोग को लगा कि रांची में इसकी जरूरत नहीं है, टाउन में, क्योंकि बहुत यहाँ हेल्थ केयर की कमी नहीं है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की। तो इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ हम लोग को रियली नीडी, अंडर प्रिविलेज, और वेयर आई कैन वी कैन मेक डिफरेंस, वैसी जगह पे हम लोग को जाना चाहिए। तो हम लोग ने एक वहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन है, आशा, जो एसोसिएशन ऑफ सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस। तो वहाँ पर कुछ उनकी अपनी बिल्डिंग है, और जो कि सब डोनेशन से ही बना है। और ये वहाँ ऑर्फन बच्चे, 56 ऑर्फन बच्चे हैं, तो उन्हीं के बड़े बच्चों को हम लोगों ने ट्रेन करके टीम बनाया इसके लिए, कैंप के लिए। उसके बाद फिर हम लोग जुड़े एक एम्बुलेंस। अच्छा, उसके बजाना का बहुत मेजर रोल रहा है हमारे इसमें, प्राण क्लिनिक को हेल्प करने में। जब 2020 में हम लोगों ने अपना पायलट प्रोजेक्ट किया, उसके तुरंत बाद कोविड आ गया, हम लोग को वापस आना पड़ा, हम लोग का पूरा हेल्थ केयर शिफ्ट कर गया ऑनलाइन। व्हाट्सएप 24 आवर हॉटलाइन, व्हाट्सएप हॉटलाइन, और जूम क्लिनिक में शिफ्ट कर गया, जो कि बजाना के टेक सपोर्ट से हम लोगों ने वो सब किया, कुछ महीने चला वो। और उसके बाद हम लोगों का व्हाट्सएप तो हमेशा कंटिन्यूड रहा। और फिर जब कोविड की बात खत्म हुई, तो हम लोग
वहां पर कैंप करना शुरू किया। तो अब तक हम लोगों ने 100 से ज्यादा कैंप कर लिया है। झारखंड में ज्यादा, बिहार में इतना नहीं फिर भी। और हजारों पेशेंट लोग हम लोगों से, उन लोगों को फायदा हुआ है। और फिर थोड़े दिन के बाद झार बजाना के प्रेसिडेंट उस समय डॉक्टर अविनाश गुप्ता थे। तो उन्होंने बहुत बड़ा फंड हम लोगों के लिए इंतजाम किया, जो भाटिया फैमिली की तरफ से, जिन्होंने हमें 100,000 से ज्यादा डॉलर दिया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। हम लोगों ने एक मेडी वैन खरीदा और हम लोग इसको वेल इक्विप्ड करके, मेडी वैन, उसका ड्राइवर, सारा खर्चा हम लोग उठाते हैं, और एक एम्बुलेंस भी। तो सारा कुछ ये सब बजाने की तरफ से ही हम लोगों को मिला। और फिर हम लोग उसी मेडी वैन में जाते हैं रिमोट एरिया सब में, जहाँ मेनली आदिवासी लोग, जो लोग बाहर नहीं निकलते हैं अपनी जगहों से, तो वहाँ जाके हम लोगों ने करना शुरू किया। तो जो कि अभी भी चल रहा है हमेशा। गीता जी, ये तो बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है। तो इसमें आपको बिहार झारखंड के रूरल एरियाज के लोकल लोगों का क्या सहयोग मिलता है, उनका कैसा रिएक्शन होता है? लोकल लोगों का बहुत बहुत अच्छा रहता है सहयोग। हमारी जो टीम है, खास करके झारखंड वाली टीम, वो लोग हमेशा तैयार रहते हैं। टीम हमेशा तैयार रहती है कैंप करने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, एक जगह चुनते हैं जहाँ से डिमांड आता है कि यहाँ पर होना जरूरी, यहाँ जरूरत है। तो वो लोग वहाँ के लोकल, जैसे ये मुखिया, सरपंच और वहाँ के सोशल वर्कर और सारे लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। तो उन लोगों का काम है वहाँ लोकल पूरा पब्लिक को अवेयर कराना और लाना। तो वो लोग उन लोग बहुत बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं वो लोग। उन लोग के लिए यही इतनी बड़ी बात है कि कोई फ्री में डॉक्टर लोग इतना कर दे रहे हैं। तो उसके लिए और मतलब वो भी अमेरिका से आके डॉक्टर लोग। लेकिन हाँ, वहाँ के लोकल डॉक्टर्स से हम लोग को कोई कॉपरेशन नहीं मिला। लेकिन वहाँ की उस बाकी सिस्टम से कॉपरेशन मिलता है हम लोगों अच्छा। को। मॉनिटरी नहीं, लेकिन इस तरह से कि सरपंच, मुखिया, सारे लोग सारा इंतजाम कर देते हैं, देखते हैं, वो लोग अरेंज कर देते हैं सारा कुछ। और वैसे अभी भी याद है मुझे, मेरा जो पहला कैंप हुआ था कर्रा ब्लॉक में, खूंटी के पास। तो वहाँ पे वो बहुत नक्सल एरिया है। और वहाँ पे अगर तो बहुत मेरा हम लोग का तरीका क्या है कि जब तक पूरा पेशेंट नहीं देख लेते हैं, हम लोग खाना वाना भी नहीं खाते हैं, क्योंकि न तो वहाँ बाथरूम का ठिकाना रहता है, न कोई चीज का। तो हम लोग रियली खाना वाना नहीं खाते हैं, पूरा खत्म करके ही खाते हैं। उस दिन याद है, और इन लोग का एडवर्टीजमेंट था अमेरिका से आए हुए प्रसिद्ध डॉक्टरों की। तो उस तरह का एडवर्टीजमेंट सब रहता है उन लोगों के लिए। तो उसके बाद में सारा खत्म हो गया, खाना खाने के लिए बैठे हैं। तो वो लोग खाना भी, वो गांव वाले लोग अपने खेत से सारा उगाया हुआ चीज सब फ्रेश बना के मिट्टी के बर्तन में बना के खिलाते हैं। और वो जमीन में बैठ के पत्तल पे उस तरह से खिलाते हैं। तो उसका वो सब कुछ हो गया। उसके बाद 56 पेशेंट मुझे याद है पहला बार देखे। 56 पेशेंट देखने के बाद वो कोई पीछे से आके फुसफुसा रहा है, हमारे किसी टीम को आके बोल रहा है कि अमेरिकन डॉक्टर किधर है, बोल रहा है। तो लोगों ने बोला अमेरिकन डॉक्टर आ रहा है, किधर है वो? तो उन लोगों ने बोला यही तो है, मेरे को देखे। तो बोलते हैं ना, ये तो अपनी है, ये अमेरिकन नहीं है। तो अच्छा लगा मेरे को सुन के कि और ऐसे भी हम लोग अमेरिकन बोले तो हम लोग एक कोई वाइट, अच्छा, पूरा अमेरिकन वैसे ही अमेरिकन हम नेम हम इमेजिन करते हैं हम। हम लोग भी इमेजिन करते हैं वैसे अच्छा, ही। बहुत खूब। तो गीता जी, आपको किसी झारखंड बिहार की सरकारी एजेंसियों से भी कुछ सहायता मिलती है इसके लिए? गवर्नमेंट का कोई योगदान? बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने कभी मांगी भी नहीं। और हम लोग कभी एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन क्योंकि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, सोचा जब वो भाटिया जी का एनफ दिया हुआ अभी भी चल रहा है हम लोग का। और अगर खत्म होने लगा तो हम लोग अपना कंट्रीब्यूट करके करेंगे। कभी ऐसे जरूरत नहीं पड़ी करने की। लेकिन हाँ, जिस
ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जुड़े हैं, मिलके काम करते हैं आशा। तो हम चाहते थे, क्योंकि उन लोगों का भी सिर्फ डोनेशन पे चलता है उन लोगों का। अब 56 ऑर्फन बच्चों का एजुकेशन, खाना पीना कितना डिफिकल्ट काम है। तो वो इसके लिए हम उसको हमेशा बोलते हैं, उसका जो ऑर्गेनाइजर है हम्म। तो उसको बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं गवर्नमेंट हेल्प लेते हो, सारे तो अनाथ हैं, इनका इतने गरीब हैं, तो उन लोग के लिए तो सरकार की इतनी बड़ी बड़ी योजना सब है। इन बोले नहीं, हम लोग नहीं सकते हैं सिस्टम से। वो लोग बोलता है नहीं करता है, वो लोग ही नहीं करता है, वो डोनेशन पर ही सरवाइव कर रहा है इस तरह से। तो अच्छा। हम लोगों ने भी, बजाना ने, हम लोगों ने अडॉप्ट किया है बच्चों को, उन लोग की पढ़ाई के लिए। हम भी उनकी पढ़ाई के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको करते हैं। प्राण के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूंगी गीता जी। ये कैसे फंडेड है, और क्या इंडियन डायस्पोरा का भी इसमें कुछ योगदान है? आई नो बजाना, जो कि बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्राण के ऑपरेशंस में। यस, इसके अलावा भी और कैसे ऑपरेट करता है प्राण, और किसका सहयोग है? हमारे कॉलेज के एलुमनाई हैं, मेडिकल कॉलेज के, रांची मेडिकल कॉलेज के हम्म। एलुमनाई। वो लोग, उनसे जब भी हेल्प मांगो तो अ, हर तरह का हेल्प करने को वो लोग तैयार रहते हैं। लेकिन अभी वैसी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं मांगते हैं, क्योंकि हम लोग का पूरा सिस्टम वहाँ अच्छे से सेटअप हो चुका है। वो मेडिवैन है जो फुल्ली इक्विप्ड है, एम्बुलेंस है, मेडिसिन है, हमारा एक लैब का है जो अ, हमेशा हमारी टीम के साथ जुड़ा हुआ है। वो जब भी हम लोग कैंप करते हैं वहाँ जुड़ा वो रहता है वो। और रेडियोलॉजी है, सब सब इन प्लेस है। तो हम लोग उस सिस्टम, और हमारी एक नर्स है जो एक्चुअल वो नर्स नहीं है, लेकिन उसको काफ़ी मेडिकल ट्रेनिंग है उसको, पहले मेडिकल कॉलेज में काम कर चुकी है एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में। तो वो हमारी, उसको हम लोगों ने, हमारी परमानेंट एम्प्लॉय टाइप है। तो उससे हमारा हमेशा कनेक्शन रहता है, वो पेशेंट के बीच और हमारे बीच की वो कड़ी है। तो वो हमेशा वहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो हम लोग को तुरंत खबर करती, इवन मिडिल ऑफ द नाइट जगा देती है, और वीडियो चैट करा देगी, और व्हाट्सएप वीडियो से पेशेंट दिखा देगी, और उसके लिए जो भी हम लोग एडवाइस करते हैं वो फॉलो कराती है वो ऐसे ही। और फिर हम लोग उसको पे कर देते हैं अपने इससे, जिसको जिसको पे करना है सारा, प्राण बजाना के अकाउंट से सारा कुछ पेमेंट होता है। और इसीलिए हम लोग वहाँ नहीं भी हैं, तो भी वहाँ काम सब चलता रहता है। बिहार में थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ हमारी परमानेंट, झारखंड में परमानेंट टीम है हमारी, लेकिन बिहार में प्रॉब्लम है कि वहाँ हमारी इस तरह की कोई परमानेंट टीम नहीं है। लेकिन वहाँ हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जैसे दरभंगा में हम लोगों ने किया, सिवान में किया, और फिर ये पटना में किया, पटना में गंगा जल जगह है वहाँ पे किया, और और भी 3-4 जगहों में किया हम लोगों ने। अब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे हम लोग झारखंड में, हम लोग एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 60 टू मैक्सिमम 100 पेशेंट देखते हैं, लेकिन बिहार में, माय गॉड, 1000 पेशेंट एक साथ जमा हो जाते हैं। तो हम लोग 3 डॉक्टर हैं तो ठीक है, देख लिया। लेकिन अगर हम लोग, दरभंगा में ऐसे ही हुआ, 3 डॉक्टर थे तो हम लोगों ने देख लिया 2 दिन लगा के। लेकिन फिर सिवान में इतने जमा, हम अकेले थे, तो 2 लोकल डॉक्टरों ने हेल्प किया वहाँ। बिहार में हम लोग को लोकल डॉक्टर का हेल्प मिल जाता है वहाँ वो। बट प्रॉब्लम ये है कि एक ईएनटी के हैं और एक डर्मेटोलॉजी हैं, तो मेडिसिन में ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाता है। लेकिन वो लोग हमेशा हेल्प करने को तैयार रहते हैं। तो वहाँ थोड़ा वो सब प्रॉब्लम है। तो अकेले देखना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन 2 दिन लगा के वहाँ भी 500-600 पेशेंट देखा फिर है। लेकिन वहाँ के वो लोग जिम्मा लेते हैं पहले, तभी हम लोग जाते हैं वहाँ। वो लोग सारा जिम्मा लेते हैं वहाँ के अरेंजमेंट का। हम लोग पे करते हैं, लेकिन अरेंजमेंट का सारा जिम्मा लेते हैं, और फिर इस तरह से कैंप होता है बिहार में। और रांची में तो परमानेंट हमारी टीम, बहुत अच्छी टीम है। ओके, तो रांची में आपकी आपके परमानेंट कैंप्स होते हैं?
तो हम्म। पेशेंट्स जब के भी साथ फॉलोअप कैसे होता है? जिस पेशेंट का आपने इलाज किया अगर, तो फिर उसके अगर कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस हैं या और इलाज की जरूरत है, तो वो कैसे करते हैं आप लोग मैनेज? तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि अभी भी है, अभी बहुत कम उसमें रिस्पॉन्स आता है, बहुत दिन एक्टिव रहा। तो वो नहीं बताया ना, वो जो हमारी नर्स है वो हम बीच की कड़ी है पेशेंट, तो सब लोग उसे कांटेक्ट करते हैं। तो वो तब वो हम लोग को फिर करती है। और वो क्या करती है, हमारा हमारा एक मेडिकल रिकॉर्ड भी का भी ये है, पूरा रिकॉर्ड है हम लोगों का सब पेशेंट के। तो वो मेडिकल रिकॉर्ड हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट एक जनरेट किया है। हमारी जो मेरी साथी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रत्नावली चक्रवर्ती, वो बहुत ईआर फिजिशियन, उनके हस्बैंड दिनेश रंजन और मेरे हस्बैंड भी इसमें जब भी वो जाते हैं तो वो भी कैम्प करते हैं। तो सब लोगों का कार्डियोलॉजी हुआ, ये लिवर डिजीज हुआ, ये ईआर फिजिशियन, तो सबका अपना अपना एक्सपर्टीज उसमें काम आता है। वो हमेशा सारी चीज सारा रिपोर्ट कैंप हुआ और सारा टेस्ट हुआ, उसके बाद रिपोर्ट एक वीक के अंदर सब रिपोर्ट आ जाते हैं सारे। रिपोर्ट का वो पेशेंट के नोट के साथ रिपोर्ट का पीडीएफ बना के ग्रुप में भेज देती है। फिर हम लोगों में से जो डॉक्टर, हम लोग उसको रिव्यू करते हैं और उसका जो भी एडवाइस देना होता है वो उसके साथ, उस नर्स के साथ मिलके हम लोग एडवाइस देते हैं, और नर्स वो एडवाइस सारा फॉलो करवाती है। और फिर दवा देना होता है, दवा देती है, टेस्ट उसको जाके फॉलो अप में कभी कभी हम लोग को हॉस्पिटल भेजना होता है, हॉस्पिटल जाने का इंतजाम कर देती है। इसमें हमारा अगर एम्बुलेंस की जरूरत है तो एम्बुलेंस से पहुंचाया जाता है। तो हमेशा उस तरह से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। और जिस आशा आश्रम की बात करें, उन लोगों से भी हम लोग उनकी जो, उनमें जो बड़ी लड़कियां हैं और लड़के हैं, वो लोग हम लोग को टीम में वो लोग शामिल हैं, तो उन लोग से भी हम लोग हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो वो लोग हमें बताते हैं, और पेशेंट से कनेक्ट कर देते हैं, या जिस जो भी जरूरत होती है बताते हैं, तो करते हैं हम लोग यहाँ से। तो गीता जी, आपका कब कितनी बार साल में जाना होता है बिहार झारखंड प्राण के रिलेटेड? अच्छा, जैसे पिछले साल साल में 2 बार तो मस्ट है, कभी कभी 3 बार भी हो जाता है। तो इस बार जैसे मैं वहाँ करीब नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने करीब वहाँ रही। तो उसमें काफी कैंप हुआ, उसमें सिवान में भी कैंप हुआ, और मतलब बिहार में भी हुआ, रांची में तो होता ही है। इस बार अभी फिर जाने का इरादा है, अभी अक्टूबर में जाना है। अक्टूबर नवंबर 1.5 2 महीने वहाँ रहेंगे, और फिर जनवरी फरवरी मार्च इसमें। उसके बाद तो गर्मी इतनी हो जाए, पिछले साल जून में भी किया, तो जून में सब लोगों ने हाथ जोड़ दिया कि प्लीज मैम मत करिए। जब कैंप होता है ना, तो मेरे को ना गर्मी लगती है ना, ना कुछ भी नहीं, फिर बाथरूम, बिजली नहीं, पंखा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं सूझता है उस समय। कैंप अपना पेशेंट देखने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन बाकी लोग के लिए ऐसा नहीं है ना, उन लोग को बहुत बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो उन गर्मी होती ही है। तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं, जो मई जून में आप कैंप मत किया कीजिए प्लीज। तो फिर छोड़ दिया वो। क्या बात है, आप में इतना जज्बा है वो समाज सेवा का अपने मरीजों के लिए कि आपको गर्मी हो या ठंड ठंड कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे लगता है कि जितने दिन हैं रांची में, जितना मैक्सिमम कर सकें कर दें, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम लोग बहुत थोड़ा ही कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा जरूरत है वहाँ। हम लोग बहुत कुछ थोड़ा ही कर रहे हैं, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके ट्राई करते हैं करने को। बहुत सुंदर, आप जो भी कर रही हैं ये बहुत ही सराहनीय है और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है गीता जी। अ, आपको आपके समाज सेवा के कार्य के लिए काफी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। जैसे आपको 2023 में शक्ति के द्वारा विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, और झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने भी आपको अवार्ड दिया है। तो कितना मायने रखता है आपके लिए ये अवार्ड्स, आपके इस कार्य के लिए? माने तो रखता है, इम्पोर्टेंट है मेरे काम के लिए, कि मेरा काम में हेल्प मिलेगा, और इस काम को और आगे बढ़ाने में, ये काम से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जानेंगे तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, इस तरह से हेल्प मिल सकता है इससे। इसीलिए है, इम्पोर्टेंट तो है।
जी, हम भी यही चाहेंगे कि जितना लोग जाने आपके इस इनिशिएटिव के बारे में उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आप जो काम कर रही हैं ये कोई आसान काम तो है नहीं। तो गीता जी, चलते-चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? आजकल हमारे इस एआई के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, इस अ, कुछ जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है ना, वो हुँ, धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। और जैसे हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे प्रोफ़ेशन में भी एआई और इतना सारा सब चीज़ घुस जाएगा, जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन कम से कम होता जाएगा। पेशेंट डॉक्टर का कनेक्शन, फेस टू फेस कनेक्शन खत्म, धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा। तो इस सब के ज़माने में हम यही कहेंगे कि इतना होने के बाद भी फर्स्ट थिंग इज़ फॉलो योर पैशन, और ऑलवेज़ एंड विथ विथ ह्यूमन क्वालिटी, लाइक बी ए ह्यूमन, बी ए पता नहीं, वो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन को बनाए रखने के साथ करें। एक ये है, और दूसरा कि लाइक नीडी और अंडर प्रिविलेज वेयर यू कैन मेक डिफरेंस, ऑलवेज हेल्प देम। और हमारे जो ये बच्चे हैं ऑर्फनेज में, उनको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो उन लोगों को हम यही कहते हैं कि तुम्हारा एजुकेशन, हार्ड वर्क करके एजुकेशन ही तुमको लिबरेट कर सकता है, तुमको बना सकता है कुछ। और लेकिन जब तुम कुछ बन जाओ तो प्लीज आके फिर गिव बैक टू द सिमिलर, लाइक तुम्हारे जैसे जितने लोग हैं उन लोगों को कम बैक एंड हेल्प देम। तो होना चाहिए, हेल्प करने का एक जज्बा होना चाहिए, लेकिन हाँ, नीडी और अंडर प्रिविलेज को, नॉट जस्ट ऐसे ही। बहुत अच्छा संदेश था आपका गीता जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और अपनी इतनी इंस्पायरिंग और प्रेरणादायी जर्नी शेयर करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे आज का एपिसोड? अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव और गुड वाइब शो सुनते रहिए।